नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल मनोज कुमार वर्मा में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स का वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें मैं आपको अलग अलग इस जो परफॉर्मा है या जो कैलकुलेशन शीट है इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये शीट अगर आप इससे आप पूरे स्कूल का या अपना व्यक्तिगत भी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये जो 5 पार्टों में डिवाइड रहेगा। फिलहाल मैं आपको हर पार्ट के बारे में बताऊंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक वीडियो में बताना बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप उसको सही समझ नहीं पाइएगा। इसलिए हर वीडियो में अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो भी वीडियो बने हैं इसके इनकम टैक्स से, ताकि आपको किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो मेरे वीडियो में जो कमेंट कर सकते हैं कि कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसमें लिख सकते हैं, जिसका समाधान मैं कर सकूँगा, है ना। साथ ही साथ ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने इनकम टैक्स की साइट से चेक किया है। फिर भी आप आप इसको मिला सकते हैं, और अगर मिला सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैं पहले जो पार्ट है मेरा वो है इंस्ट्रक्शन पे, यानी कि जो मैंने इसको जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन यूज किए हुए किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो अपना आपको स्कूल का नाम लिखना है, जो आपकी स्कूल का टैन नंबर है वो लिखना है। ये फाइनेंशियल ईयर जो भी चलेगा, चाहे वो इस साल हो चाहे वो अगले साल हो, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। या कुछ तो इस तरीके से हो जाएगा। ये क्वार्टर है आपके, जो 4 क्वार्टर होते हैं, जो कि आपको काम आएंगे जब आप इनकम टैक्स जो रिटर्न के लिए भेजते हो सीए को, उसमें ये सब काम आएंगे। फिर ये आपका मंथ नेम है, जो कि आपको आपके मंथ के हिसाब से आपका एक सैलरी शीट बनती है, जिसमें मंथ के नाम से पूरा अलग अलग रहेगा, ठीक है। देखिए, ऐसे तो मैंने यहाँ पे मार्च का भी ले रखा है, परंतु ये मार्च का जरूरी नहीं है कोई योगदान। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो सैलरी होती है वो हम नेक्स्ट जैसे मार्च महीने अप्रैल लेते हैं, अप्रैल वाली मई में लेते हैं, इसीलिए ये फरवरी वाली जो सैलरी है वो मार्च में जाएगी। फिर ये मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वो फरवरी में ही करनी पड़ेंगी आपको। मार्च में तो वो ये दिखाने लिख दिया कि चलो कि ये ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ का काम नहीं है। पर मेन आपको क्या फोकस करना है कि फरवरी वाले में ही मार्च का ही लिखना है, क्योंकि हम फरवरी पेडिंग मार्च करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मैंने इसमें एम्प्लॉय ट्रांसफ़र डिटेल, ये ट्रांसफ़र इन मैंने इसलिए यहाँ पे लिख यूज किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय आपके स्कूल में आया ट्रांसफ़र होकर, है ना, तो क्या होता है कि उसका उसका जो पहले का जो टैक्स दिया हुआ होता है वो आप उसका थोड़ी आप सीए को भेजते हैं, उसका तो बस खाली आप लिखते हैं, क्योंकि आपको पूरा फाइनल टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसलिए ट्रांसफ़र इन कर रखा है कि जब आप सीए को भेजोगे तो ऑटोमेटिक वो उसका अमाउंट का नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए कभी क्वार्टर के बीच में आ जाता है, तो भाई आपको तो भेजना होता है, तो उसमें उसकी भी सैलरी लिखनी होती है। तो मैंने इस तरीके से बना रखा है परफॉर्म में, मैं समझाते जाऊँगा आपको साथ ही साथ, कि आपका वो ऑटोमेटिक उसका नहीं लेगा उसका क्वार्टरली में, पर जब टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उसका वो टोटल वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल टैक्स हमें कैलकुलेट करना है। फिर अगला देखिए एचआरए रिबेट का है। ये एचआरए रिबेट इसलिए मैं बनाई, देखो कहीं देखो मैक्सिमम जगह 40% है, पर 50% का यूज करना है आपको जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, वहाँ पर 40% का के हिसाब से एचआरए रिबेट मिलता है, यानी कि जो हम रेंट देते हैं, किराए पे रहते हैं, तो जो हम टैक्स में जो रिबेट होता है के हिसाब से वो 40% की जगह 50% का आ जाता है। तो जहाँ पर 50% वहाँ पर 50% आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जगह 40%, ठीक है। अगला मैंने तो यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ भी ग्रीन सेल है, यानी इस जो परफॉर्म में जो भी सारे जगह पर है ना, ये जो सारे सीट्स हैं, है ना, जो भी जहाँ पे भी कुछ है जैसे ग्रीन कुछ भी होगा कहीं पे भी, तो इनको आपको डिलीट नहीं करना है इन सबको, ठीक है। तो इनको डिलीट आपको नहीं करना है। फिर जहाँ पे भी रेड कलर किया गया उसे डिलीट नहीं करना, उसे भी सॉरी
मतलब जहाँ पे ग्रीन कलर किया गया है उससे केवल निर्धारित सूचनाएं लिखी हैं, यानी जो भी आपकी है ना ग्रीन कलर वहीं पर निर्धारित सूचना लिखनी है, जैसे कि आपका ये है ना, तो वही चीज़ें लिखें, उसको कुछ कल चीज़ें ना करें, ठीक है। अर्थात जहाँ भी रेड कलर किया गया है उसे डिलीट ना करें, यानी कि देखिए आपको दिखाता हूँ आपको, इस देखो ये रेड है ना, इसको कहीं डिलीट नहीं करना है आपको किसी तरीके से भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से ये फार्मूले से लिंक है, जिससे कि ये आपको दिक्कत आ सकती है ना, ठीक है। अगला है, फिर लिखा है जहाँ पर भी कमेंट बॉक्स किया दिया गया उसके निर्देशों जैसे ड्रॉप डाउन इत्यादि का प्रयोग करते हुए कार्य करना है, यानी जैसे जहाँ भी आपको निर्देश दिया गया है, जैसे देखिए जब एक सीट है ये, तो मैंने कुछ में लिख रखा है ना ये ड्रॉप, तो आपको इस निर्देश का पालन करना है कि भाई किसी और का निकालना है तो आप किसी और का डालोगे तो वो किसी और का वो निकाल देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको उसको निर्देशों का पालन करना है। अगला है कि एम्प्लॉय डाटा निर्धारित सूचना निर्धारित जगह पर लिखें और शीट में येलो सेल को डिलीट ना करें। देखो ये जो एम्प्लॉय डाटा शीट है, इसमें जो है ना जो भी डाटा है ना, इसको जो भी चीज़ दे रखा है मैंने आपको, ये सारा कुछ लिखना है ना, कि भाई मैं बता दूँ क्या क्या लिखना है, पहले ये सारी चीज़ें लिखना है, और है ना ये जो रेड में है ये पीले वाले, इसको डिलीट नहीं करना है इन सबको, है ना, और ये रेड को सबको डिलीट नहीं करना है आपको, जैसे मैंने बताया पहले आपको। अगला है कि जो भी इसके ये सारे में ये M1 M2 ये सारे मंथ के नाम हैं, यानी कि ये मंथ वाइज हैं कि मार्च की सैलरी है, फिर अप्रैल वाली सैलरी मई में, मई वाली सैलरी जून में, इस तरह से आपको ये 12 महीनों के नाम है ना। और सभी में जो B3 में ना से B200 सेल में ट्रांसफर इनका प्रयोग करना है, मतलब अगर जिसका ट्रांसफर हो गया है तो उसमें ट्रांसफर इनकम मैंने एक कॉलम दे रखा है, जैसे देखिए मान लीजिए ये है ना, तो आप इसको ट्रांसफर इन करेंगे, ठीक है, जैसे किस में भी कर सकते हैं आप, तो जैसे ही करेंगे तो क्या होता है वो, अगर मान लो इसको नहीं लेना तो आप डिलीट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं बताता हूँ आपका क्या होगा, इससे ये होना तो ये है कि आपका जो है ना, जब मैंने जैसे बताया पहले कि क्वार्टरली में इसका वो अमाउंट नहीं जाएगा पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सैलरी उसको पिछले स्कूल से मिली हुई है। अब आगे देखिए जैसे ही ये हो जाएगा, फिर डी एरियर ये सारा जो भी मिला होगा उसको सारा का सारा क्या है कि आपको इसमें मैंने सीट दे रखी है, डी एरियर, अदर एरियर, सी और इन सब का, इसमें भी अगर वो उसको पिछले स्कूल से नहीं मिला हुआ तो उसको ट्रांसफर इन करना, नहीं तो ऐसे रहने देना है, ठीक है। तो अगला इसी प्रकार फिर एम्प्लॉय सैलरी जो है, सिर्फ आप एम्प्लॉय सैलरी में सिर्फ आपको ड्रॉप डाउन का प्रयोग करके ही आपको वो करना है ना, जैसे देखो ये मैं बताया कि आपको किसी का भी निकालना है ड्रॉप डाउन पर करेगा तो ऑटोमेटिक किसी भी एम्प्लॉय का वो आ जाएगा, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय का वो पूरा एक इंडिविजुअल शीट आ जाती है कि भाई ये किसकी शीट, और ये आप चाहो तो अपने स्टाफ को दे सकते हो चेक करने के लिए कि भाई देखो कि आपका ये टैक्स सही है कि गलत है, अगर कुछ गलती है तो वो बताए, हालांकि गलती ज़्यादा चांस कम है फिर भी, क्योंकि गलतियाँ कहीं भी हो सकती है, मानव है ना, इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला अगला है, देखो इसी में मैंने क्या किया, एम्प्लॉय सैलरी में आपको एक एलपीसी का लिंक दे रखा है, यानी कि आपका क्या होगा कि जैसे आप देखो एम्प्लॉय सैलरी में जाते हैं ना, तो देखो ये एलपीसी है, तो आपका ये क्या है, जिस एम्प्लॉय का भी आपको एलपीसी निकालना है, जैसे कोई लोग ट्रांसफर पे जाते हैं है ना, तो आपको क्या होता है एम्प्लॉय भाई एलपीसी बनानी होती है, फिर उसके लिए बहुत झंझट पड़ना, ये निकालो वो निकालो, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ऑटोमेटिक जिस एम्प्लॉय का आपको यहाँ पर बस एम्प्लॉय कोड यहाँ डालना, उसी एम्प्लॉय का एलपीसी निकालना, यहाँ जाइएगा, ऑटोमेटिक उसका एलपीसी बन के तैयार हो जाएगा, है ना, वो सारी कुछ लिख के आ जाएगा हर चीज़, ठीक है। अगला है, अब हम सेविंग में कुछ इंश्योरेंस का हेड ना होने पर आप एल जैसे कुछ, अब ये सेविंग के कुछ मैंने बता रखा सेविंग का, तो सेविंग में जो सेविंग है जो चीज़ दे रखे पर कुछ ना हो, जैसे कोई एल कुछ सेविंग अलग तरह से इंश्योरेंस होता है, उसको एल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यू आर शीट क्या है कि ये मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि इसी से टैक्स सारा कैलकुलेट हो रहा है स्टाफ का, जो भी आपने डाटा भरा है। अब इसमें क्या है कि मैंने क्यू आर शीट में ओल्ड और न्यू का प्रयोग कर रखा है, यानी कि अगर आपको किसी को ओल्ड से करना है तो ओल्ड का प्रयोग करना, न्यू से करना न्यू करना है ना। और साथ ही साथ इसमें देखो जैसे मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि ओल्ड और न्यू का प्रयोग करना है, और उसमें एक कॉलम है नंबर 87 जो भी होगा, उसमें क्या करना है आपको कि उसमें जितने महीने का उसने रेंट दिया है और उतना मंथ लिखना है, और उसने उसके साथ ही उसका अमाउंट जितना उसने टोटल आपने अमाउंट दिया तो वो लिखना है ना, तो उससे आपका वो एचआर रिबेट का भी ले लेगा। फिर अगला देखिए ये क्या है, Q1 Q2 3 4 ये सारे आपके वही क्वार्टरली हैं जो कि आप इनकम टैक्स को भेजते हैं सैलरी से रिलेटेड, है ना, जिससे इनकम टैक्स फाइल करता है ना। उसके बाद Q1 to 4
है ना। ये आपका और Q1 to 4 में जो 24 की हुई है पार्ट टाइम का जो भेजते हैं हमें ना, क्वार्टरली के लिए भेजते हैं पार्ट टाइम का भी तो हम चढ़वाते हैं। अगर आप टैक्स काटते हैं स्कूल तो उसको भी भेजना होता है तो उसको भी आप बना सकते हैं इसमें। फिर 26(1) to 4 ये आपका जो है ना, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जो भी जिसका भी आप TDS काटते हैं उसके लिए बना रखा है सीट। फिर LPC में आपको ट्रांसफर ऑर्डर और कुछ अन्य जानकारी लिखनी, मतलब जो LPC बनेगा, जो बनाया हुआ दिखाया था अभी आपको, उसमें बस खाली कुछ जानकारियां ही आपको लिखनी होगी, बाकी मैक्सिमम जानकारियां ऑटोमेटिक बन के आ जाएंगी, तैयार आ जाएंगी, ठीक है। अगला देखिए, ये है आपका Q1 to 4 में जाएगा टैक्स रिटर्न में जो भी। अब देखो जैसे क्या होता है कि जैसे आपको इसमें मैंने एक सीट मार रखी है जिसमें क्या होगा कि आपका पूरा जो क्वार्टर होगा ना, चारों क्वार्टर का जो भी आपको इनकम टैक्स को भेजते होगे उसका वो लिखता वो बन के आ जाएगा तैयार, ताकि आपको वेरीफाई खुद कर सके हमने क्या भेजा क्या नहीं भेजा, है ना। अगला है एनुअल डिटेल फॉर फॉर्म 16। अब ये क्या है कि जैसे ये जो मैंने एक सीट में रखी है एनुअल डिटेल फॉर फॉर्म 16, ये क्या है कि जैसे अब हम सीए को भेजते हैं कि भाई आप हमारा फॉर्म 16 सीए बना दे, है ना, क्योंकि आजकल क्या है कि सीए ही हमारा फॉर्म 16 बना देता है। तो हम उस चीज़ को उसमें मैंने उसको कर रखा है कि ताकि आप सीए को भेजे तो वो फॉर्म 16 इसके आधार पर ऑटोमेटिक बना देगा, आपका कुछ नहीं चेंज करना, है ना। सब मैंने फार्मूले सेट कर रखे हैं आपको, फिर भी आपको लगता है तो आप देख सकते हो, है ना। अगला है कि एनुअल ब्रॉडशीट। अब इसमें क्या है कि मैंने इस तरह से इसमें कर रखा है कि आपका जो ब्रॉडशीट है ना ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि आपका EWS का, NPS का, GPF का, CPF का जैसे जो बनाना होता है ना, वो ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा बन के आ जाएगा। बस खाली आपको उसमें क्या करना है, स्कीम जिस स्कीम में वो जो भी आप आगे लिखते हैं इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय डाटा में, उसके आधार पर वो बनेगा। और वहाँ पर आपको देखना है कि जो NPS का जो जिस एम्प्लॉय का उसका आपको उस रो सेलेक्ट करना है ना, जिसे मैं बता दूंगा आपको आगे। फिर सैलरी स्लिप, फिर एक मैंने इसमें सैलरी स्लिप दे रखा है। क्या होता है कि इसमें सैलरी स्लिप हम देखते हैं 12 माह हमारे एम्प्लॉय ऐसा तो आजकल बोल देगा कि आपके मेल पे ही सैलरी स्लिप आ जाएगी, जैसे कि नया इंस्ट्रक्शंस आया है KVS हेडक्वार्टर से। परंतु फिर भी जैसे मान लीजिएगा 3 साल की सैलरी स्लिप निकालते तो आप कुछ नहीं, आप उसमें सैलरी स्लिप का मैंने इस तरह से कर रखा है कि आप 3 महीने का सिलेक्ट करोगे तो 3 महीने की सैलरी स्लिप किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। खाली आपका एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब ये यहाँ तक मैं बताया, पर अब मैं थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन साथ साथ देना चाहता हूँ कि अगर कोई आयकर गणना में कोई गलती होती तो इसके लिए भैया आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। परंतु फिर भी मैंने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो भारत सरकार से जांच करा है, फिर भी आप भी जांच कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है इस पूरे उसमें, तो जैसे मैंने बताया कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ लिख सकते हैं, या मुझे आप मेरी मेल ID जो है manojkumarverma.kvs@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सारा बता दी क्या क्या चीज़ इंस्ट्रक्शन होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और एम्प्लॉय डाटा बता देता हूँ, है ना। फिर अगला जो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा इसके बारे में, है ना। देखिए ये एम्प्लॉय डाटा है ना। इसमें इसमें जो भी चीज़ आपका डाटा है, जैसे कि आपका एम्प्लॉय कोड वो लिखना है, नाम, है ना। फिर आपको रेजिग्नेशन, फादर नेम, पैन का नंबर, ये सारे मैंने डम्मी डाले हैं, किसी से वो नहीं है, किसी का कोई कहाँ का है, कोई पैन कार्ड दे, है ना। तो ये किसी का, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका एड्रेस डालना है, क्योंकि एड्रेस आपको इंडिविजुअल जो सैलरी एम्प्लॉय सैलरी शीट है ना उसमें काम आ जाएगी। फिर आपको ये यस नो लिखना है। देखिए ये यस, अगर वो रेंट रहता है तो उसको नो लिखना है ना। और अगर यस लिखना है अगर वो स्टाफ क्वार्टर में रहता है ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर ये होगा तो अगर नो रहेगा तभी उसको, अच्छा भाई अब वो नो रहेगा तो ऑटोमेटिक वो आपसे कहीं ना कहीं HR रिबेटी मांग सकता है ना। तो इसलिए हमें ये यस नो प्रयोग करना है। फिर अब ये लिखना है कि उसको, अब जैसे कई बार आप अपने अपने घर में रहता है फिर भी तो उसको HRA देते हैं, है ना, किराए पर रहता है तो भी HRA देते हो, इसलिए इस पर पेड और अनपेड ये ध्यान देना है आपको। फिर ये अगला कॉलम है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, CA के लिए। ये CA के लिए बना रखा है मैंने कि बच्चे अगर एक है तो 1200 मिलेगा, दो है तो 2400 मिलेगा। फिर ये मैंने बना रखा है कॉलम 1 2 3, ये है ना, देखो दे रखा है NPS का 1, GPF का 2 एंड CPF का 3, यानी कि जिसका भी जो भी होगा उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना है। अब ये अगला है। पहले तो ये वाला पहले काम होता था, फिर मैंने रहन दिया इसको, कि जैसे कि पहले होता था ना कि फिजिकल को डबल बेनिफिट मिलता है TPT का टैक्स में, और नॉर्मल को ऐसे, तो मैंने फिर भी ये लिख दिया है, ऐसा लगा कुछ काम नहीं है इसका। फिर अगला है GPF नंबर, जिनका GPF नंबर उनका GPF लिखना है, जिनका NPS है उनका NPS, जिनका CPF है उनका CPF लिखना है, ठीक है। फिर ये ग्रुप ABC जो भी होगा, क्योंकि इसका काम आपका EWS में आएगा, बाकी का काम आपका
क्या कहते हैं शेड्यूल में आता है। फिर ये अकाउंट नंबर आपका इसलिए काम आएगा क्योंकि जब हम पहले से रिसीव देते हैं तो कई लोग अकाउंट नंबर मांगते हैं, अकाउंट नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, आईएफएससी कोड लिखा होना चाहिए, इसलिए उसका वहाँ पे काम है ना। फिर आपका ये आईएफएससी कोड है, ये बेसिक पे है ना। ये आपका जो भी ये फार्मूला लगा रखे हैं मैंने, है ना। आपका एनपीएस का होगा, ये टीपीटी और ये टीपीटी हो गया ना, जो टीपीटी से मिलता है, डी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा वहाँ पर वो। और फिर ये ड्रेस अलाउंस या कुछ और अलाउंस, यानी कि जैसे किसी को अगर हम कोई ड्रेस अलाउंस देते हैं, जैसे 5,000 मिलता है तो 5,000 लिख दिया, है ना। क्योंकि ये कभी जैसे ये इसलिए मैंने लिखा कि बाई चांस इसको जुलाई में मिलता है 5,000 रुपये, है ना। तो वो जुलाई, हाँ 5,000 रुपये को फिर आप लिख दोगे तो वो उसी महीने में जुलाई में ही लेगा, बाकी में नहीं लेगा वो, है ना। क्योंकि ये हमें देखना होता है कई बार कि उसको वो भी देना होता है कि क्या क्या मिला है उसको, है ना। फिर अदर अलाउंस, कुछ और अलाउंस भी होते हैं जैसे कि टफेरी अलाउंस हो गया, एफडी हो गया, या कई तरह के अलाउंस मिलते हैं एम्प्लॉय को, तो वो इसमें वो लिख सकता है ना। और कैश होल्डिंग अलाउंस जो कैशियर को मिलता है तो वो लिख सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये कॉलम इसलिए दे रखे हैं कि आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो इसके अंदर, पर इसको डिलीट नहीं करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ये पीएफएमएस जो हम पीएफएमएस करते हैं उसमें ना जो कोड आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि ऑटोमेटिक आपका एलपीसी में लिख के आएगा, ताकि वो स्कूल जाओगे तो उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, मैपिंग वैपिंग, है ना। ठीक है। और ये मैंने बताया आपको कि ये सारा जो चीज़ है इसको डिलीट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वो इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आपको इसे डिलीट नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगला पार्ट में इसके जो ये जो हैं सारे मंथ के, है ना, सारे मंथ जो भी इनकम आती है ना, उसके बारे में बताएंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।